तो बताइए। चले बेटा, अब हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आपको ये याद होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर देता हूँ चीजों को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया बेटा, फेच एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में, कि कंप्यूटर में या स्टोर्ड प्रोग्राम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या था सर, कि डाटा पहले एक जगह पे कहीं लोड होता है और उसके बाद फिर माइक्रो प्रोसेसर में। अब देखिए, रैम हमारे पास यहाँ पर जो है ना, वो एक इमीडिएट एक्सेस स्टोर है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है, फिर उसके बाद वो आगे मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब डाटा बेटा जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि रैम के अंदर ना दो एरियाज होते हैं। एक एरिया आपका कहलाता है बेटा एड्रेस, और एक एरिया आपका कहलाता है डाटा। एक तरफ हमारे पास एड्रेस स्टोर हो रहा है बेटा, और एक तरफ हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, डाटा स्टोर। तो दो चीजें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेटा जब मुझे डाटा लाना है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो पीसी डिसाइड करता है। सबसे पहला स्टेप कौन डिसाइड करता है बेटा, पीसी डिसाइड करता है। और जो कुछ भी मुझे डाटा लेकर आना है उसका एड्रेस सबसे पहले वो पीसी डिसाइड करके कहां भेज देता है, एमएआर के पास भेजता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छा, अब इसको जरा समझिएगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि आप इसको इस तरह से याद कर लो बेटा, कि हमारे पास डाटा अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1011 1101 0111 1010, ठीक है जी, 1110, ये हमारे पास डाटा है। मैं कहता हूँ यार मुझे जो डाटा प्रोसेस करना है ना, वो 6 पोजीशन वाले डाटा को प्रोसेस करना है। तो बेटा सबसे पहले एमएआर के पास क्या आएगा, 6। मुझे 6 पोजीशन का डाटा चाहिए ना बेटा। जो डाटा मुझे चाहिए वो क्या है सर, 1010 का एड्रेस क्या है, 6। तो सबसे पहले पीसी को क्या लेकर आएगा अपने पास, एड्रेस। तो पीसी ने सबसे पहले डिसाइड किया 6, और उसके बाद फिर वो कैसे क्यों, ये अभी फिलहाल अभी आप छोड़ो कि ये क्यों ये 6 एड्रेस, भाई डिपेंड करता है कि उसको ये डाटा प्रोसेस करना हो। पूरी पीछे कैलकुलेशन मौजूद है, डिसीजन मेकिंग होती है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, वो ए टू तक जाते जाते आपको चीजें क्लियर होती है। लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि 6 डिसाइड हुआ, और जो 6 डिसाइड हुआ था वो पीसी से कहाँ गया, एमएआर के पास। एमएआर के पास आने के बाद भाई एमएआर क्या करेगा, एमएआर उस एड्रेस को लेकर कहां पहुंचेगा, रैम के पास। रैम को पता चलेगा अच्छा जी ये वाला डाटा हमें प्रोसेस करना है, तो फौरन से होगा क्या बेटा, फौरन से होगा ये कि जो भी एड्रेस जिसका आया था उस एड्रेस का डाटा कहां पे लोड हो जाएगा बेटा, वो लोड हो जाएगा एमडीआर के अंदर, विच इज 1010। समझ आ रही है सर बात मेरी? और एमएआर के पास जो चीज आई है वो क्या कहलाती है, 1010। फिर उसके बाद फर्दर एमडीआर का डाटा को हम कहाँ भेज देते हैं बेटा, सीआईआर के पास भेज देते हैं। और फिर सीआईआर डिसाइड करता है कि ये डाटा है, इंस्ट्रक्शन है, इसको किस तरह से ट्रीट करना है, डिकोड करके एग्जीक्यूट करने वाला काम कौन कर रहा होता है, सीआईआर। अब इस डायग्राम को भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बना लीजिएगा। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास बेटा ये 3 स्टेप्स के अंदर होते हैं। नॉर्मली तो हम इसे फेच एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच का मतलब बेटा क्या होता है, गेट डाटा फ्रॉम रैम, रैम से डाटा लेकर आना। ट्रांसलेट, डिकोड का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट द डाटा, उस डाटा को आप क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। फिर एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना। अब आप इसको अगर प्रोसेसर नोटेशन या रजिस्टर्स के अंदर देखें, रजिस्टर्स की फॉर्म में देखें कि किस तरीके से डाटा प्रोसेस हो रहा है, तो आप इसे बेटा इस तरह से सेव कर सकते हो। पहला स्टेप क्या हो गया कि जो कुछ भी पीसी के पास था वो कहाँ आया, एमएआर के पास। एरो की डायरेक्शन भी आप देख लो। फिर जो कुछ भी एमएआर में था उस एड्रेस का डाटा कहाँ जाएगा, एमडीआर में। तो जो कुछ भी एमएआर में था उस एड्रेस का डाटा कहाँ जाएगा, एमडीआर में। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद पीसी को हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। और उसके बाद फिर भाई एमडीआर से डाटा कहाँ लोड हो जाएगा, सीआईआर के अंदर। यही स्टेप्स बताया बेटा अभी तक मैंने। और उसके बाद फिर हम डाटा को क्या करेंगे बेटा, डिकोड, और उसके बाद फिर सीआईआर एग्जीक्यूट करें। तो ये वाला जो एरिया होता है बेटा, यहां से लेके यहां तक आप कह सकते हो कि ये फैच हो गया। और उसके बाद फिर हमारे पास डिकोड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करें। ओके, सो दैट्स हाउ
थिंग्स वर्क, और ये चीज आपने समझनी है, इस तरीके से चीजें होती हैं। और अब आप पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बेटा, टेस्ट जो है वो ऑनलाइन वाले बच्चे जो टेस्ट देंगे वो इस तरह से देंगे कि वो उनका मैं डे अलग डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, कोई शाम का टाइम, रात का टाइम हम डिसाइड कर लेंगे। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे उनको फिर वो कैमरा ऑन करके टेस्ट देना। सही है, ताकि ये कि उनका मुझे पता चल जाए कि टेस्ट मैं खुद क्योंकि इन्विजिलेट कर लूंगा उसको, और देख लूंगा कि जो बच्चे हमारे जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनका एक प्रॉपर टेस्ट। ठीक है ना, ऑनलाइन, लेकिन जो फिजिकल वाले उनके लिए ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं है, माजरत, उन्हें कैंपस में आके दें। जी, क्या वो अभी कर रहे हो कॉपी? कर तो लिया, कर तो लिया मेरा बच्चा। क्या हुआ? ये करना है, करो। अच्छा दिन, बस की तो खैर डेफिनेशन बस आप लिख लें। चलो मैं आगे बताता हूँ, वेट कर। बसेस, देखिए बसेस की अगर बेटा बात करें ना, बसेस हमारे लिए एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आर्किटेक्चर के अंदर, ये टॉपिक पढ़ाया जाता है लाजमी। क्योंकि बसेस में बेटा हम बात कर रहे होते हैं सेट ऑफ वायर्स। ठीक है, बसेस जो होते हैं वो सेट ऑफ वायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिनका पर्पस क्या होता है कि डेटा और इंफॉर्मेशन को बेटा क्या करना है, कंप्यूटर में ट्रेवल करना। सही है, तो अगर मैं डेटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में ट्रेवल कराना चाह रहा हूँ, तो अब देखिए कंप्यूटर के अंदर ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फैन है, फैन के साथ भी तो एक वायर लगा हुआ है, हम इसे वायर इसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करंट फ्लो हो रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही यहाँ, कोई कमांड नहीं आ रही इस वायर के ऊपर, इस प्रोजेक्टर के ऊपर। ठीक है, बस ये क्या है कि जैसे आपने ऑन किया, आपने जो है वो डाटा पास किया और इसने आउटपुट कर दी। ऐसे ही हो रहा है ना भाई। कंप्यूटर के अंदर बेटा चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो होता है वो इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है 0 1 की फॉर्म में, हमारे पास डाटा पास हो रहा होता है, हमारे पास जो है वो एड्रेस पास हो रहा है। तो मेजरली जो हम बेटा बात करते हैं ना, वो 3 एरियाज को इसके अंदर कवर। हमारे पास डेटा भी होता है बेटा जो हम ट्रेवल करवाते हैं, हमारे पास बेटा जो इंफॉर्मेशन होती है उसको भी हम क्या कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास जो एड्रेस होता है हम उसको भी क्या कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं। तो ये 3 एरियाज बेटा हमारे पास हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, बस को इस्तेमाल करते हैं, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, एड्रेस को ट्रेवल कराने के लिए। ठीक है, इसीलिए बेटा इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि इट इज अ सेट ऑफ वायर्स। ये होते क्या है बेटा, सेट ऑफ वायर्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, डाटा को और इंफॉर्मेशन को क्या करवा रहे होते हैं, ट्रेवल करवा। सही है, अब बेटा 3 तरह की बसेस होती है। अब जैसे मैंने इसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो डेटा बस जो होती है बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है ये क्या ट्रेवल करा रही है, डेटा। और इसके साथ देखें मैंने दोनों तरफ क्या लगाए हुए, एरो लगाए हुए। इस बात का मतलब क्या हो गया, ये कितनी डायरेक्शन की बस है बेटा, ये बाय डायरेक्शन बस कहलाती है। इसमें से डाटा जा भी सकता है और डाटा आ भी सकता है। ठीक है, तो ये बाय डायरेक्शन बस कहलाती है बेटा। अब देखें एक चीज मैं आपको इस एग्जांपल दूंगा। कभी आपने देखा है आपके एरिया में जो है वो टैंकर वाले अगर जैसे आते हैं, बड़े कॉमन है ये कराची में तो बहुत ज्यादा। तो या फ्लैट में जो लोग रहते हैं या जो घरों में रह रहे होते हैं, वहां पे जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहां पे आपने देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, वो जब वो पाइप जो यूज कर रहे होते हैं पानी को फ्लो कराने का, वो कितना ज्यादा वेट वाला हो, क्यों, ताकि जल्दी जो है वो टैंक फुल हो। ऐसा ही है ना, कंप्यूटर में भी हम क्या करते हैं सर, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कहलाता है जिसे हम कहते हैं विड्थ। इसे बैंडविड्थ भी कहते हैं, बैंडविड्थ एक अलग चीज होती है, वो नेटवर्क के टर्म में हम यूज करते हैं ज्यादातर। लेकिन जब हम कंप्यूटर के अंदर वायर के थ्रू डाटा पास कर रहे हैं, तो अगर मैं 4 वायर कंप्यूटर के अंदर, देयर आर 4 वायर्स, इफ वी हैव अ 4 वायर, तो इसके अंदर हमारे पास एट अ टाइम कितना डाटा ट्रेवल करेगा, 4 बिट का डाटा ट्रेवल करेगा। ऐसा ही होगा, 4 बिट्स का डाटा। अगर मैं 8 वायर्स लगा दूं तो कितने बिट्स का डाटा हो गया बेटा, 8 बिट्स का डाटा हो गया टोटल। ऐसे ही होगा ना, टोटल कितना हो गया, 8 बिट्स हो गया। तो 8 बिट ज्यादा है या 4 बिट ज्यादा है, 8। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं डाटा बस की बिट बढ़ा दूं तो डाटा भी ज्यादा पास होने लगेगा, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में ये एक रोल प्ले कर रहा होता है कि अगर हम
बिट बढ़ा दे कंप्यूटर में बस की, तो उससे कंप्यूटर की स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके सर, क्लियर हो रही है मेरी बात? तो डेटा बस की बिट बढ़ाने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी फर्क आ जाता है। कॉमनली 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स तक ये हो सकती है। ठीक है। सेकेंडली बेटा हमारे पास जो एरिया आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है एड्रेस बस। एड्रेस बस जो होती है बेटा, ये एड्रेस को ट्रेवल करा रही होती है, और ये कितने डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शन। यानी इसमें से डाटा जा सकता है, डाटा वापसी नहीं आ सकता। ठीक है। इसमें से सिर्फ हम डाटा को क्या करवा रहे होते हैं, वन डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो करा रहे होते हैं, वापसी को डाटा नहीं आ रहा होता है। इसीलिए बेटा हम इसको क्या नाम दे देते हैं, एड्रेस बस का। ठीक है। इसके बढ़ाने और कम करने से आप ये कहोगे कि एड्रेसेस बढ़ जाएंगे। अगर एड्रेस बस की विड्थ आप बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ एड्रेसेस ज्यादा क्या हो जाएंगे बेटा, रिप्रेजेंट हो। ठीक है। फिर आगे चलें तो हमारे पास एक और कैटेगरी है बेटा, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, कंट्रोल बस का नाम दे। कंट्रोल बस क्या होती है बेटा, कंट्रोल बस कैरी कर रही होती है कंट्रोल सिग्नल। यानी कि सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान में जिस बस का रोल प्ले हो रहा होता है, उसमें एक कंट्रोल बस भी होती है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा डाटा लेकर जाना है। या सीयू ने अगर कोई कमांड दी है तो वो सिग्नल जो कैरी हो रहे होते हैं बेटा, वो किसके थ्रू हो रहे होते हैं, वो हो रहे होते हैं हमारे पास कंट्रोल बस के थ्रू। ठीक है। वो किसके थ्रू हम कैरी करते हैं बेटा, कंट्रोल बस के थ्रू कैरी करते हैं। कंट्रोल बस भी हमारे पास बेटा कौन सी डायरेक्शन पे होती है, बाई डायरेक्शन पे। सही है। सो इट इज ऑल्सो अ बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन बेटा टू डायरेक्शन, डाटा आ भी सकता है, डाटा जा भी सकता है। यूनी का मतलब है सिंगल डायरेक्शन। ठीक है। आप इसको देखें ना, ये सही है, ये सिंगल डायरेक्शन बनाई हुई है मैंने, और ये टू डायरेक्शन बनाई। सही है बेटा। बेटा डेटा और एड्रेस में फर्क यही आ जाएगा ना, ये जैसे मैंने जो ऊपर आपको डायग्राम बताई थी, ये जो डायग्राम है आप इसके थ्रू देखें। ये मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया था कि एम ए आर से ये जो 6 जा रहा है, ये एक डायरेक्शन पे नहीं है। तो ये वाली जो बस है, ये वाली कौन सी बस है, ये हमारे पास एड्रेस बस है, क्योंकि ये कौन सा सिग्नल लेके जा रही है, एड्रेस लेके जा रही है। फिर इसी तरीके से ये जो आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से लेके डाटा यहाँ तक, बेटा ये भी कौन सी बस कहलाती है हमारे पास, एड्रेस बस कहलाती है। ठीक है। जबकि ये वाली जो बस आपको नजर आ रही है, ये जो लेकर आ रही है रैम से डाटा कहाँ पे, एमडीआर के अंदर, ये वाली जो बस है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये टू डायरेक्शन है, और ये बस कौन सी कहलाती है बेटा, डेटा बस कहलाती। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? सो दैट्स हाउ जो है वो चीजें चल रही होती हैं। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? अब हमारे पास बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, कोर्स, कैशे एंड इंटरनल मेमोरी। ये तीनों चीजों को हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास क्लियर हो जाए। बेटा देखें, कोर का मतलब ये होता है, कॉपी करना है, चलो फिर मैं इसको पॉज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, कि कोर्स, कैशे और इंटरनल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। बेटा देखें, एक तरह से इस तरह से समझ लें, इसको मैं आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, अगर मैं कोई एक काम एक बंदे से करवाता हूँ तो वो ज्यादा जो है वो जल्दी करेगा, या एक से ज्यादा लोग ज्यादा जल्दी, एक से ज्यादा लोग जल्दी करेंगे ना बेटा। तो कंप्यूटर के अंदर भी जो कोर का कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, वो इसी तरह से ही। ठीक है। कंप्यूटर में जो हम वर्ड यूज कर रहे होते हैं कोर का, उसका मतलब यही होता है। तो एक जो कोर होती है बेटा, वो मेडअप बनती किससे है, वो बेस कर रही होती है एलयू, सीयू और रजिस्टर्स के। तो तीनों चीजें से मिलके क्या बन रही होती है बेटा, कोर बन रही होती है। अब इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो इन्होंने सर्कल बनाया, ये इन्होंने क्या बनाया, कोर बनाया। ठीक है। और ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है ना, ये लाइंस आपको ये क्या कहलाती है, चैनल्स के। ठीक है। इन लाइंस के थ्रू हम इन कोर को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करें। सही है। तो कोर जो होती है वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है सर, एलयू, सीयू और रजिस्टर। और उसके बाद इन सबको हमने क्या कर लिया, इससे फायदा क्या हुआ बेटा, इससे हमारी कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। ठीक है। इससे हम कंप्यूटर की स्पीड को क्या कर सकते हैं बेटा, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि काम जल्दी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए
अब फर्दर बात को आगे लेके चले तो हमारे पास बेटा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम नाम दे देते हैं कैश मेमोरी। अब देखें कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट। कैश मेमोरी पहली चीज तो बेटा ये समझ लें कि ये क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, तो आप इसके साथ ये लिख सकते हो कि डेटा इज स्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है बेटा, डाटा जो स्टोर किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है बेटा, कौन सा डाटा ये अपने पास लोड कर रहा होता है, रीसेंट डाटा स्टोर कर रहा होता है और बेटा फ्रीक्वेंट डाटा स्टोर। सही है, तो दो तरह का डाटा बेटा हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एक होता है मोस्ट रीसेंट और एक होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट। सही है, ये चीज बड़ी क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। अब कैश मेमोरी को मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ बेटा कि फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से समझ लें कि एक जो है वो शॉपकीपर है, ठीक है, और उसके पास बहुत, या लाइब्रेरी की आप एग्जांपल ले लीजिए, उस लाइब्रेरी के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है वो 10,000 बुक्स है। अब जो लोग आ रहे हैं वो लेट सपोज हम कह देते हैं कि 100 से या 10 to 50 बुक्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा क्या हो रही है, यूज होती है, जिनकी डिमांड जो है वो ज्यादा है। तो रादर देन के हम उन 10 और 50 बुक्स को उठा के 1,000 बुक्स के अंदर स्टोर कर लें, 10,000 के साथ रख लें, हम उसे क्या कर रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेट बॉक्स बना लें और फिर उनको वो बुक्स दे दें जो भी आए ले लें। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे हम लोग, वो जो शॉपकीपर होगा वो जल्दी अपने टास्क परफॉर्म कर लेगा रादर देन के वो 10,000 बुक्स के अंदर सर्च करे। यही एग्जांपल समझने के लिए आप इसको कैश मेमोरी को भी समझ सकते हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो बेटा रैम होती है ना, वो रैम होती है जो कि ज्यादा लार्जर स्टोर करती है डाटा, जैसे 8 GB 16 GB तक की भी रैम होती है। तो अब उसके अंदर में से अगर मुझे कोई प्रोसेसर का डाटा चाहिए, वो प्रोसेसर में आएगा तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, रैम में ढूंढना पड़ेगा। इट टेक्स टाइम। सो रादर देन कि हम रैम से डाटा लेकर आए, हमने माइक्रो प्रोसेसर और रैम के दरमियान में एक मेमोरी लगा दी और उसका क्या नाम है बेटा, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी जो होती है वो मोस्ट रिसेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा लोड करती है। और जो डाटा माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए पहले वो कहाँ आता है, वो माइक्रो प्रोसेसर पहले देखता है कैश में और उसके बाद फिर वो आगे प्रोसेस करता है। कैश की वजह से कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? तो ये एक पर्पस होता है किसका, कैश मेमोरी। फिर फर्दर बात को आगे लेके चले बेटा तो हमारे पास दो चीजें और है, एक कहलाता है क्लॉकिंग और एक कहलाता है ओवर क्लॉक। क्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लॉकिंग का बेटा आप इस तरह समझ लो कि जब हम कंप्यूटर को प्रोसेस करते हैं ना, तो कंप्यूटर के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर की इंटरनल क्लॉक को बढ़ाएंगे तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप इस क्लॉक को, ये जो क्लॉक होती है जो टाइम बताती है, आप इसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि ये क्लॉक कौन सी है बेटा, ये क्लॉक वो क्लॉक होती है जो कि कंप्यूटर में आप एक तरह से कह सकते हो एक डिवाइस होती है जो कि एक सिग्नल जनरेट हो। जब कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, जब कंप्यूटर बेटा एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है तो एक क्लॉक साइकिल आती है। जब दो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है तो कितनी साइकिल आती है बेटा, दो साइकिल्स आती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कंप्यूटर के अंदर 2 GHz, हर्ट्स किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी। तो गीगा कहता है बिलियन को। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा है, 2 बिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस कर। अब मैं इसको अगर बढ़ाना चाहूं बेटा बढ़ा तो लूंगा, लेकिन मसला क्या होगा कि फिर कंप्यूटर को अगर मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, जो कि पॉसिबल है कि क्लॉक स्पीड कैन बी चेंज बाय बायोस। बायोस कहते हैं बेटा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स को। तो मैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू क्या कर सकता हूँ, सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूँ। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये हो जाएगा बेटा कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। फिर इसके अलावा ईच इंस्ट्रक्शन आउटसाइड द डिजाइन लिमिट, तो वो एक और मसला आ जाता है कि वो डिजाइन लिमिट से बाहर हो जाएगी। मिसाल के तौर पे भाई आपने एक गाड़ी बनाई जिसकी कैपेबिलिटी है 100 km/h चलना, आप उसके ऊपर जो है वो जबरदस्ती उसके अंदर ऑल्टरेशन करके उसको 150 तक करा रहे हैं, तो उसका इंजन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा।
और वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। कंप्यूटर में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा होता है बेटा, तो वहां पर क्या होता है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, ठीक है, अनस्टेबल स्टेट के ऊपर कंप्यूटर जो है वो चला जाए। तो इस चीज को बेटा हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ओवरक्लॉकिंग का हम नाम दे देते हैं। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? तो इंटरनल क्लॉक और ओवरक्लॉक का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहां तक याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट